हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 14 के बारे में, विच इज इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, जैसे कि टाइटल से आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। इसका मतलब है क्या? देखिए, जब भी हम अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। एक पार्क का एग्जांपल ले लीजिए, शाम को पार्क जाते होंगे घूमने के लिए, तो वहां पर बहुत सारे अंकल आंटी आते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इवन आप जाते हो, आप भी दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हो। तो वो पूरा जो पार्क है, वहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन करना और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करना, उस पर्टिकुलर प्लेस को, उस पर्टिकुलर जगह को आप वहां का इकोसिस्टम बोलोगे। तो जैसे कि मैंने एक पार्क का एग्जांपल लिया, हम फॉरेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, किसी तालाब यानी कि पॉन्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। इनफैक्ट समुद्र यानी कि सी का एग्जांपल भी एक इकोसिस्टम के लिए आप यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी जगह अपना खुद का एक इकोसिस्टम प्रेजेंट होगा, एंड दिस इकोसिस्टम में वेरी, ये जो इकोसिस्टम होता है वो वेरी कर सकता है जगह के हिसाब से और साइज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था सी, तो ये तो एक लार्ज इकोसिस्टम है, वहां तो पानी बहुत ज्यादा होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है वो भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं किसी पॉन्ड यानी कि तालाब के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर जो तालाब का साइज होता है वो कंपैरेटिवली छोटा है, कम है, और इसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी काफी कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो इकोसिस्टम है कंपैरेटिवली समुद्र के तुलना में, कंपैरिजन में छोटा होगा। क्लियर हो गया? तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे। तो नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी स्टडी को थोड़ा कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने इकोसिस्टम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं? वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसमें आप फॉरेस्ट का, ग्रासलैंड का, ये सब एग्जांपल ले सकते हो। ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कुछ एग्जांपल्स है ना। एक्वेटिक इकोसिस्टम में मैंने जो सी का एग्जांपल लिया था, पॉन्ड का एग्जांपल लिया था, या फिर लेक्स, ये सब क्या है? These all are aquatic ecosystem। यहाँ पर ही किसके एग्जांपल होंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम के। तो ये जो एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, all these are natural ecosystem, all these are natural ecosystem। लेकिन इंसानों ने भी तो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है अपने एनवायरनमेंट के लिए। तो वो जो मैन मेड इकोसिस्टम है या फिर जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, उसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। So let me write it here. This is artificial और man-made ecosystem। इसमें भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, यहाँ पर लैंड की बात हो रही है। तो क्रॉप फील्ड या फिर जो एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं जहाँ पर हम खेती करते हैं, वो किसने बनाया है? मैन मेड है, ह्यूमन ने बनाया है। ठीक है, एक्वेटिक का एग्जाम्पल ले लो। आप लोग अपने घर में डेकोरेशन के लिए क्या रखते हो? एक्वेरियम रखते हो। ठीक है, तो वो एक्वेरियम किसने बनाया? अगेन दिस इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है ये हम सबको पता चल गया, उसके एग्जांपल्स हमने देख लिए। सो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड आल्सो विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया? तो इकोसिस्टम की डिफाइन बता सकते हो, टाइप्स बता सकते हो, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होगा, और मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल में भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के एग्जांपल्स आपको बताने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ हम देखेंगे कि जो हमारा सराउंडिंग है, जो इकोसिस्टम है कंप्लीटली, वहां पर दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। एंड व्हाट आर दीज टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स? एक होता है बायोटिक फैक्टर।
तो बायोटिक कैरेक्टरिस्टिक या बायोटिक एट्रीब्यूट, इसका मतलब होता है जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग कंपोनेंट होंगे वो बायोटिक फैक्टर होते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है दीज ऑल आर एबायोटिक फैक्टर्स, है ना। तो यहाँ पर हमने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात कर लिया। ये मिलकर एक जगह का इकोसिस्टम बनाते हैं। चाहे आप सी का एग्जाम्पल ले लीजिए या फॉरेस्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आपने देखा होगा कि सभी प्लांट्स को या एनिमल्स को अलग अलग लेवल पर रखा गया है। मतलब सबकी जो पोजीशन होती है हमारे इकोसिस्टम में, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो वेरी करती है ना। तो एक टर्म हम यहाँ पर लिख रहे हैं विच इज स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन इसका मतलब क्या है? द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन of the organisms, generally we are talking about plants, ठीक है। The vertical distribution of the organisms at different trophic या फिर layers, at different layers in the ecosystem। अब इसका मतलब क्या है? हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर दी? आप जब प्लांट्स के बारे में बात करते हो तो देखते हो ट्रीज आर प्रेजेंट एट द टॉप। जो ट्रीज होते हैं वो बिल्कुल सबसे बड़े बड़े हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो लेवल होता है, जो लेयर होती है, वो ट्रीज ऑक्यूपाई करेंगे, है ना। तो इसका मतलब है ट्रीज आर प्रेजेंट एट द टॉप, एट द टॉप, जबकि श्रब्स होती है, हर्ब्स एंड ग्रासेस, ग्रासेस ऑक्यूपाई द बेसिक लेवल, द बॉटम, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्लांट्स की अलग अलग लेयर्स में, उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रैटिफिकेशन। एंड व्हाट इज द एग्जांपल? द एग्जांपल इज द ट्रीज ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट लेवल या लेयर ऑफ द इकोसिस्टम, व्हेयरएज द ग्रासेस आर प्रेजेंट एट द बॉटम। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं स्ट्रैटिफिकेशन के, क्योंकि 1 मार्क में डिफाइन पूछ लेंगे या फिर 2 मार्क में विद एग्जांपल आपको बताना होगा। सो दिस इज ऑल, है ना। आगे इकोसिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कुछ फंक्शनल यूनिट, कुछ एस्पेक्ट्स, वो क्या होते हैं? भाई हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना इसके अंदर किस किस चीज को इंक्लूड किया जाता है। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे जो कि इकोसिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं। तो लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम एज फंक्शनल यूनिट, इकोसिस्टम एज फंक्शनल यूनिट। अब देखिए वो 4 कौन कौन से फैक्टर्स हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रोडक्टिविटी, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्टिविटी, राइट। सबको समझाऊंगी क्या क्या होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होती है डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन। थर्ड फीचर यहां पर होता है एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज मिनरल, मिनरल या फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब भैया ये जो चारों एस्पेक्ट्स मैंने लिखे हैं इकोसिस्टम के, ये क्या है? व्हाट आर दीज 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और व्हाट आर दीज 4 एस्पेक्ट्स? क्या है ये? देखो किसी भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल ले लो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सी का एग्जांपल या किसी तालाब का एग्जांपल दिया हुआ है, तो हम एक एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसका एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। तो कोई तालाब ही सही, कोई हमने पॉन्ड ले लिया। इस पॉन्ड में क्या क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, ठीक है, इसके अंदर एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, राइट। तो जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। दैट मींस दे हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाने की एबिलिटी होती है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होती है ना। चलो, तो इन्होंने अपना खाना खुद से बना लिया। अब ये तो हो गए ऑटोट्रॉपिक। इन ऑर्गेनिज्म से जो फूड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है या फूड को ऑब्टेन किया जा रहा है वो कौन करेगा? वो एनिमल करेगा, ऐसे तो होता है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर
जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, द फाइटोप्लैंक्टॉन्स या फिर डायटम्स, ये क्या होते हैं? दीज ऑल आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये फूड की फॉर्मेशन करेंगे। और कितने समय में कितने फूड को, कितने ऑर्गेनिक मैटर को बनाया गया है, कितने ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन हुई है, शुगर की फॉर्मेशन हुई है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। पहली चीज हमें समझ में आई, किसी भी इकोसिस्टम में सबसे पहले क्या होगा कि जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाने का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज प्रोडक्टिविटी। आगे देखो, ये जो एनिमल्स हैं ये उनसे फूड को ऑब्टेन करेंगे, खाना वाना खाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये जो प्लांट्स हैं और ये जो एनिमल्स हैं ये डेड हो जाएंगे, ये डिकम्पोज करेंगे, डिके हो जाएंगे। तो हमारे इस एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, फंगस प्रेजेंट है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर डिकम्पोजर्स। वो सब क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन। तो प्रोडक्टिविटी हो गई, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो ये एनर्जी फ्लो की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्रेजेंट है, फाइटोप्लैंक्टॉन से एनर्जी को ऑब्टेन किया जूप्लैंक्टॉन्स ने। जूप्लैंक्टॉन को कौन खाएगा? स्मॉल फिशेस खाएंगी, और इन स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस खाएंगी। तो हियर यू कैन सी दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। एक ट्रॉपिक लेवल से, यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी का फ्लो होता जा रहा है। इसी को कहा जाता है थर्ड कंपोनेंट एनर्जी फ्लो। एंड द फोर्थ कंपोनेंट इज मिनरल या फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी डिकम्पोजिशन होता है तो अलग अलग सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, या जब भी ये अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, लाइक रेस्पिरेशन। हम लोग जब रेस्पिरेशन करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, तो क्या होगा? O2 को इनटेक करते हैं, CO2 को रिलीज। सिमिलरली प्लांट्स ने जब ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी तो वो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे थे और O2 को रिलीज। इस तरीके से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में कम और ज्यादा होता रहता है, तो वो साइक्लिंग चलती रहती है। प्लांट्स ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 कहाँ से आया? एनिमल से आया। फिर एनिमल ने CO2 को रिलीज किया, फिर प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया। सो ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है प्रोसेस, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड मिनरल और न्यूट्रिएंट साइकिल। क्लियर है? तो दीज आर द फोर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इसके बाद मैं जितनी भी वीडियोस इस चैप्टर की डालूंगी उसमें इन सभी एस्पेक्ट्स को इंडिविजुअल वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगी। तो आप पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।